शांतिपुर गांव के अपने आंगन में राजू साइकिल की चेन कस रहा था। शाम ढल रही थी और अंधेरा उतरने को था। शहर की ओर जाने की तैयारी में उसके चेहरे पर थकान तो थी, मगर मन काम की तलाश में था। तभी कमरे से उसकी माँ बाहर आई और बेटे के पास आकर खड़ी हो गई। बेटा, अब रात को निकलने की जिद मत कर, अंधेरा बढ़ रहा है, रास्ते भी सुरक्षित नहीं रहते। सुबह उजाले में निकलोगी तो मेरा दिल भी चैन पाएगा। अरे अम्मा, चिंता मत करो, रात को निकलना ज़रूरी है, वरना सुबह तक देर हो जाएगी। सुबह तो वहाँ काम देखने पहुँचना है। बेटा, बात ये नहीं है कि काम छोड़ दो, रात को जाना खतरे से खाली नहीं है। गांव के बाहर मौसम भी बारिश वाला है और वहीं छलावा इसी वक्त निकलता है। अरे अम्मा, आप भी वही पुरानी कहानियाँ याद कर डर रही हैं। इतनी जल्दी डरने की क्या ज़रूरत है? मुझे कुछ नहीं होगा। शहर जाना है, काम देखना है, जो होना है वही होगा। आप चिंता मत कीजिए। मजाक मत बनाओ बेटा, तुम मेरी कोई बात ही नहीं मानते। तुम्हारे बाबा भी नहीं मानते थे और उस रात वो निकल गए, फिर कभी वापस नहीं आए। अरे अम्मा, आप बहुत चिंता करती हो। बाबा जी तो हमें छोड़कर चले गए और आप अभी भी उनकी बातों को इतना गंभीरता से क्यों लेती हो? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं संभल कर जाऊंगा, आप बस परेशान मत होइए। ये कहकर राजू घर से रवाना हो गया। रात गहराने लगी और आसमान पर काले बादल छा गए। कुछ दूर जाते ही हल्की हल्की बूंदाबंदी शुरू हो गई, जो धीरे धीरे तेज़ बारिश में बदल गई। गांव के बाहर जंगल पार करते वक्त अचानक उसकी साइकिल की चेन टूट गई। मजबूरी में राजू उतरा और उसे ठीक करने लगता है। अरे यार, अब इसे क्या हो गया? ऊपर से ये बारिश और फिर से चेन की झंझट, हर वक्त यही परेशानी देती है। गुस्सा आ रहा है कसम से। काम निपटा कर लौटूंगा तो इस साइकिल को बेचकर नई ले लूँगा। इस बारिश में भीगने से तो अच्छा है कि कहीं पास जाकर खड़ा हो जाऊँ, जब तक ये तेज़ बारिश थमती नहीं। इतना कहकर राजू पास ही बने एक पुराने शर्ट की ओर बढ़ा और वहाँ जाकर खड़ा हो गया। बारिश की बूंदें लगातार टपक रही थी, जिससे चारों ओर एक अजीब सी खामोशी और सन्नाटा घेरा आया। क्या यार, दिमाग खराब हो गया। ऊपर से ये बारिश और अब साइकिल भी धोखा दे गई। मैं समय पर कैसे पहुंचूंगा? इधर उधर देखा तो आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, सब कुछ सुनसान है। इतने में अचानक पास के रास्ते से बैलगाड़ी के पहियों की चरमराहट सुनाई दी। राजू ने सिर उठाकर देखा तो उसका पुराना साथी सुरेश बैलगाड़ी हाँकते हुए वहीं से गुजर रहा था। बारिश और अंधेरे के बीच सुरेश का आना जैसे किसी उम्मीद की किरण लग रहा था। अरे राजू भाई, तुम यहाँ, वो भी इस तेज बारिश में, इतनी रात को? सब खैरियत तो है ना? क्या हो गया भाई, कैसे फंस गए इस सुनसान रास्ते पर? नहीं यार सुरेश, सब ठीक है। दरअसल मैं शहर जा रहा हूँ, पर यह साइकिल बीच रास्ते में धोखा दे गई। मुझे जल्दी से जल्दी शहर पहुँचना है, नहीं तो काम का मौका हाथ से निकल जाएगा। राजू, यहाँ इतनी सुनसान रात में ऊपर से ये बरसते बादल, खड़ा रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। चलो, मैं तुम्हें शहर छोड़ाता हूँ। बैलगाड़ी है, धीरे ही सही मगर सुरक्षित पहुँचा देगी। यार सुरेश, धन्यवाद। मैं भी यही सोच रहा था कि इस हाल में साइकिल से जाना मुश्किल होगा। तेरी मदद सच में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इतना कहते ही राजू और सुरेश बैलगाड़ी पर बैठकर शहर की ओर निकल पड़े। बारिश अभी भी हल्की हल्की बरस रही थी। अंधेरा और भीगते रास्ते के बावजूद साथ में होने का भरोसा उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। सुरेश भाई, आप तो इस रास्ते से रोज आते जाते रहते हो। लोग यहाँ चालवा की बातें बहुत करते हैं, क्या वो सच में हैं या बस लोगों की अफवाहें हैं? राजू भाई, तुम भी क्या सवाल पूछ रहे हो यार? तुम भी इन बातों को मानते हो क्या? मुझे तो आज तक इस रास्ते में कुछ भी अजीब नहीं दिखा। नहीं यार, मैं तो नहीं मानता, बस गांव वाले और अम्मा ही बहुत मानते हैं। अम्मा ने तो आज भी मुझे आने से मना किया था, लेकिन काम के लिए जाना ज़रूरी था। राजू भाई, तुम्हें तो पता ही है गांव वालों का हाल। ये लोग बस अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। अगर सच में कुछ होता तो इतने सालों में मुझे यहाँ क्यों नहीं दिखा कुछ? तुम बस ऐसे डर की बातों में क्यों उलझ रहे हो? बिल्कुल सुरेश भाई, आप सही कह रहे हो। गांव वाले तो कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, इसीलिए तो मैं शहर में काम की तलाश करने जा रहा हूँ। डर और कहानियों में उलझने से बेहतर है कि आगे बढ़ूं। बातें करते करते दोनों आगे बढ़ते रहे। सुरेश ने राजू को सराय के पास रुकने को कहा, क्योंकि सफ़र लंबा था और बारिश लगातार बढ़ रही थी। वो चाहता था कि दोनों आराम से सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ें और रात में जोखिम ना उठाएं। सुरेश, यार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, एक बार फिर सोच लें, क्या यहाँ रुकना सही रहेगा या नहीं? बारिश और ये सुनसान रास्ता और ये सराय, कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। तुम क्या सोचते हो? राजू, तू भी यार गांव वालों की तरह फालतू सोचने लगा। कुछ अजीब नहीं है यहाँ,
सारे सराय तो रात के आराम के लिए ही बने हैं। चिंता छोड़ और आराम से अंदर चल। दोनों अंदर गए और जैसे ही सराय के अंदर पहुंचे, उनका सामना सराय के मालिक से हुआ। भाई, स्वागत है आपका हमारी इस छोटी सी सराय में। इस बरसाती और सुनसान रात में आप कहाँ से आ रहे हैं? आइए यहाँ आकर आराम कीजिए। चाय या कुछ गर्म पीने के लिए भी आप बैठ सकते हैं। नहीं भाई, चाय पानी की जरूरत नहीं है। आज बस इस रात को आराम करना है। क्या यहाँ कोई खाली कमरा होगा जहाँ हम रुक सकें? बारिश और लंबा सफर करके थोड़ी राहत चाहिए। रात को आराम? यहाँ तो सब लोग रात में ही जागते हैं। रास्ते तो घूमने और सफर करने के लिए ही बनाए गए हैं भाई। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कमरा देखता हूँ। क्या ये क्या कह रहे हो आप? रात तो आराम करने के लिए बनी है। आप भी डराने वाली बातें करते हो। बस आज की रात को चैन से बिताना चाहते हैं हम। अरे भाई, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। जी हाँ, आपको कमरा मिल जाएगा। आइए मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। थोड़ा आराम कर लीजिए, बारिश और सफर की थकान उतर जाएगी। यार सुरेश, तुम्हें सराय का मालिक कुछ अजीब नहीं लगा? मुझे तो उसकी बातें ही थोड़ी अजीब लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मन ही मन को छुपा रहा हो। तुमने भी कुछ नोटिस किया क्या? नहीं लाजू, आजकल कई लोगों को वैसे ही मजाक करने की आदत होती है। मैं यहाँ के रास्तों और लोगों को अच्छे से जानता हूँ। कुछ भी डरने या संदेह करने की जरूरत नहीं है। बस आराम करो और चिंता मत करो। हाँ भाई, बिल्कुल। मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। गांव वालों की चालवा की बातें मेरे दिमाग में बार बार आ रही हैं और ये सुनसान रास्ता देखकर डर और बढ़ जाता है। अरे भाई, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैं भी जब पहली बार इस सुनसान रास्ते पर आया था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। तुम भी आराम करो, सब कुछ सामान्य है। चलो कोई बात नहीं भाई, अब बस आराम करते हैं। कल सुबह सब ठीक से देख लेंगे। थोड़ी देर सोकर मन और शरीर दोनों को राहत मिल जाएगी। इतना कहते ही वो दोनों सो जाते हैं। सोते ही राजू सपने में चला जाता है। सपने में राजू खुद को एक तालाब के किनारे लेटा हुआ पाता है। वो उठता है और चौंक जाता है। जैसे ही वो तालाब के पास नाव के पास जाता है, उसे आवाज़ आती है, राजू अंदर आ, मेरे पास तालाब में उतरा। हाँ आजा राजू, देख यहाँ सब तेरे लिए है, कोई नहीं रोकेगा तुझे। आजा राजू, अंदर आजा। कौन है तू? बार बार मेरा नाम क्यों ले रहा है? अगर हिम्मत है तो सामने आकर दिखा। छुपकर आवाज़ देने से कुछ नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूँ आखिर तू चाहता क्या है मुझसे। जैसे ही राजू भागने के लिए पीछे मुड़ता है, अचानक एक अदृश्य शक्ति उसे पकड़कर पानी की ओर खींचने लगती है, लेकिन उसका शरीर तालाब की तरफ खिंचता चला जाता है। घबराकर वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी अचानक सुरेश राजू के पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। राजू सपने में बड़बड़ा रहा था। क्या हुआ राजू, तू ठीक तो है? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? तू तो सपने में ही बोलने लगा था। क्या देख लिया भाई तूने जो इतना डर गया? सुरेश भाई, ये सपना था, पर मुझे तो सब बिल्कुल असली लग रहा था। पानी, आवाज़ें, सब मेरी आंखों के सामने जैसे सचमुच हो रहा हो। भाई, इतना डरावना सपना मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ऐसा लगा जैसे कोई सच में मुझे खींच कर ले जा रहा हो। तुमने ज़रूर कोई बुरा सपना देखा होगा। कभी कभी सुनसान रातों में जब हमारे मन में डर होता है तो ऐसे सपने आते रहते हैं। लेकिन चिंता मत करो राजू, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। बस ये सपने ही तो हैं। सुरेश भाई, कृपया चलो यहाँ से। चाहे सपना हो या हकीकत, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। कृपया अब हम यहाँ से निकलते हैं। वैसे भी बारिश अब रुक चुकी है तो निकलना आसान होगा। अरे राजू यार, तू एक सपने की वजह से आधी रात को जाने की बात कर रहा है। यार ये तो सिर्फ सपना ही था। आज रात यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह निकलेंगे। इतना डरने की क्या ज़रूरत है? भाई मैंने यहाँ नहीं रुकना। देख, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। तुम मेरे साथ चलोगे या मैं अकेला ही जाऊं? मुझे अब यहीं से निकलना ही सही लग रहा है। सुरेश की बात मानकर राजू ने भी हाँ कर दी। पूरी रात दोनों सराय में साथ बैठे रहे। सुबह होते होते दोनों सराय से निकल पड़े। अभी हल्का अंधेरा था, लेकिन जैसे ही कुछ दूर बढ़े, रास्ते में सूरज की किरणें झलकने लगी। बारिश के बाद ताज़ा हवा और जंगल की हरियाली उनके सामने फैल रही थी। दोनों जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते रहे। सुरेश भाई, मेरी तो कल की रात बहुत ही खराब निकली। वो सपना अब भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। वैसे भी उस सराय में एक अजीब सा सन्नाटा था। कभी कभी मुझे लगता है कुछ तो वहाँ छिपा हुआ था। यार राजू, तू भी अब गांव वालों की तरह बातें करने लगा है। तेरे मन में भी फालतू का डर बैठ गया है। अंधविश्वास से बाहर आ और सच्चाई को देख। सपने और डर को अपनी हकीकत मत समझ। बात सिर्फ सपने या डर की नहीं है सुरेश। जो मैंने वहाँ महसूस किया वही तो मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन चलो, शायद तुम सही कह रहे हो। मैं बस उस छलावा के बारे में ज़्यादा ही सोच लिया है। दोनों को चलते चलते शाम ढल गई और थोड़ी देर में रात का अंधेरा छाने लगा।
जैसे ही अंधेरा गहरा हुआ, दूर एक गांव की झलक दिखाई दी। सुरेश ने गांव के बाहर बैलगाड़ी रोकी और दोनों नीचे उतरे। भाई देखो, कल रात भी मैं जागता रहा और अब सफर नहीं हो पाएगा। हम आज रात यहीं गांव में रुकेंगे, थोड़ा आराम कर लेंगे और सुबह निकलकर शहर पहुंच जाएंगे। हाँ भाई, सही कह रहे हो तुम। मैं भी रात को ठीक से सोया नहीं हूँ। ऐसे चलता रही तो शहर पहुंचते पहुंचते हालत खराब हो जाएगी। चलो यहाँ रुकते हैं, अंदर जाकर चक्कर लगाते हैं। कहीं रुकने की कोई जगह मिले तो वहीं ठहरेंगे। यार भाई सुरेश, इस गांव में तो मुझे कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है जैसे ये भूतों का गांव हो। सब तरफ सन्नाटा है। राजू भाई डर मत, ये गांव हमेशा से ऐसा ही सुनसान रहा है। भूत प्रेत की बातें सिर्फ अफवाहें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और कोई जगह देखकर रुकते हैं। वे दोनों गांव के अंदर बढ़े। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। थोड़ी दूर जाकर वे एक चौपाल के पास खड़े हो गए। तभी वहां गांव का एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनके पास आया। मुसाफिरों, तुम कहाँ से आ रहे हो रात के समय? ऊपर से बारिश भी होने वाली है। ऐसी रातों में बाहर नहीं निकलना चाहिए। बहुत सी चीजें दिखती हैं लेकिन असल में होती नहीं है। सावधान रहो। इस गांव में हर कोना कुछ कहता है। काका, हम तो बस रात गुजारना चाहते हैं। हम शांतिपुर गांव से आए हैं और शहर जा रहे हैं। कल रात से ठीक से सोए नहीं हैं। सोचा यहाँ रुककर थोड़ा आराम कर लें। बस यही हमारा मकसद है। काका, आप तो डराने वाली बातें कर रहे हैं। जो हमने देखा क्या वो सच में नहीं है? हम रात से ठीक से आराम नहीं कर पाए हैं। कृपया हमें रुकने के लिए कोई जगह बताइए। अरे तुम लोग चिंता मत करो, यहाँ मुसाफिरों के लिए एक जगह है। आओ मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। लेकिन याद रखना, हर चीज़ पर यकीन मत करना। ये कहते ही वे लोग कमरे की ओर बढ़ने लगे। सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ था। सुरेश, यार मुझे ये काका कुछ ठीक नहीं लग रहे। गांव भी सुनसान है और काका के अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा। सब कुछ अजीब लग रहा है। कुछ तो यहाँ सही नहीं है। यार राजू, तुम फिर से वही वहम भ्रम वाली बातें ले आए। अब रात को क्या गांव हमारे स्वागत के लिए बाहर खड़ा होगा? सारे लोग तो अपने अपने घरों में सो रहे होंगे। थोड़ा भरोसा करो, कुछ नहीं होगा। ये बात वहम की नहीं है सुरेश। जो यहाँ सब हो रहा है वो असल है। ऐसी चीज़ें मैंने पहले कभी नहीं देखी। इतना सन्नाटा कभी हमारे गाँव में नहीं हुआ। बाकी बातों को छोड़ो, अब चलो आराम कर लेते हैं। कल का सफ़र भी लंबा है, वरना फिर से शरीर में थकान बनी रहेगी। सुबह उठकर ताजगी के साथ निकलेंगे। इतना कहकर सुरेश ज़मीन पर बिछी चटाई पर लेट गया। थोड़ी ही देर में उसकी सांसों की आवाज़ गूंजने लगी, मगर राजू अब भी बैठा था। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। तभी बाहर से अचानक एक कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी। आवाज़, कोई है क्या? भाई, मुझे मदद चाहिए। कृपया कोई मेरी मदद करो। ये कौन हो सकता है इतनी रात को? क्या सच में कोई मुसीबत में है या कुछ और? अब इसकी सच्चाई तो बाहर निकलकर ही पता चलेगी। राजू बाहर देखने के लिए जाता है, पर उसको बाहर भी कोई नज़र नहीं आता। उसे लगता है शायद उसे फिर से कोई वहम हो गया। वो वापस कमरे की ओर आता है तो देखकर चौंक जाता है। वहाँ अब कमरा नहीं था। वो उसी तालाब के किनारे खड़ा हुआ था जो तालाब उसने सपने में देखा था। तभी अचानक तालाब के पानी की सतह के ऊपर छलावा अपने असली रूप में खड़ा होता है। कौन हो तुम? मेरा दोस्त सुरेश कहाँ है? और ये जगह, यहाँ तो गांव था। क्या मैं फिर से कोई सपना देख रहा हूँ या सचमुच मुझे ही वहम हो रहा है? अरे ओ मूर्ख, तू अब भी नहीं समझा। ये सब तेरे दोस्त सुरेश का ही किया धरा है। वो मेरे लिए शिकार ढूंढ कर लाता है और मुझे सौंपता है। इस बार उसने तुझे चुना है। अब तू मेरा है। आजा मेरे पास। अब यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकेगा। मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कृपया मुझे जाने दो। मुझे मत मारो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। छलावा अपने हाथों को आगे बढ़ाता है। राजू ज़मीन से ऊपर उठने लगता है और फिर अचानक एकदम से दोनों गायब हो जाते हैं। राजू हमेशा के लिए गायब हो जाता है और सुरेश छलावा के लिए अगला शिकार ढूंढने निकल पड़ता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो बस शुरुआत है।